प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। फिलहाल हम लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स पेपर पर एनालिसिस कर रहे हैं और इस सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में अभी तक हम लोगों ने सेक्शन डी और सेक्शन ई के वैसे क्वेश्चंस पर चर्चा किया है जो सेट वन, सेट टू और सेट थ्री में कॉमन थे। हम लोगों के पास में जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन पेपर कोड है 34 1। और इसके तीन सेट्स हैं हमारे पास, सेट वन, सेट टू एंड सेट थ्री। और इन तीनों सेट्स में जो क्वेश्चंस कॉमन है, हम लोग पहले वैसे क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं और इन 6 क्वेश्चंस में तीन क्वेश्चन सेट वन, सेट टू और सेट थ्री तीनों में कॉमन थे। तो आज हम लोग इन्हीं तीन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली साइंस की एग्जामिनेशन हुई है 10th सीबीएसई बोर्ड में। और मैंने सुना कि पेपर काफी अच्छा रहा है बच्चों का। ये जो 26 नंबर क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है। ये फिलहाल हमारे पास में जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ये सेट वन है। इसमें ये क्वेश्चन 26 नंबर पे है और यही क्वेश्चन सेट टू में 28 नंबर और सेट थ्री में 29 नंबर पे है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। 26A. In a class test, Veer scored 6 more than twice as many marks as Kevin scored. If one of them had scored 4 more marks, their total score would have been 40. Find the marks obtained by Veer and Kevin. तो ये linear equation का क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है इन ए क्लास टेस्ट वीर स्कोर्ड 6 मोर देन ट्वाइस एज मेनी मार्क्स एज केविन स्कोर्ड। तो मान लेते हैं कि केविन के द्वारा स्कोर किया गया मार्क्स के है। तो वीर के द्वारा स्कोर किया गया मार्क्स क्या होगा? तो केविन, मान लेते हैं केविन के द्वारा स्कोर किया गया मार्क्स के है और मान लेते हैं कि वीर के द्वारा स्कोर किया गया मार्क्स भी है। तो इक्वेशन कहता है v इज इक्वल टू, वी ने जो मार्क्स स्कोर करा है वो 6 मोर देन ट्वाइस एज मैनी मार्क्स एज केविन स्कोर्ड। तो 2 के, ये हमारा हो गया इक्वेशन वन। कहता है इफ वन ऑफ देम हैड स्कोर्ड 4 मोर मार्क्स, किसने 4 नंबर ज्यादा लाया, ये क्लैरिफिकेशन नहीं है। दोनों में से किसी एक ने भी अगर 4 नंबर ज्यादा ले आया, देयर टोटल स्कोर वुड हैव बीन 40। तब उस कंडीशन में उन दोनों का टोटल स्कोर जो होगा वो 40 हो जाएगा। तो भी का स्कोर, यानी वीर का स्कोर और केविन का स्कोर प्लस दोनों में से किसी एक ने भी अगर 4 नंबर ज्यादा लाया तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 40। तो अगर हम लोग v की वैल्यू इक्वेशन वन से यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिल जाएगा 6 प्लस 2k प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 40। और 6 प्लस 4 10, 10 को हम लोग इधर ले आएंगे, 40 - 10, 2k प्लस के 3, 3k, तो 3k इज इक्वल टू 30। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 10। और जब आप इस k की वैल्यू को इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 + 6, 26।
अब देखिए, अगर के ने 10 + 4 मार्क्स लाया होता तो इसकी मार्क्स हो जाती 14, और ये 26 है। इन दोनों की एडिशन हो जाती 50। ये तो एक कंडीशन हो गया। अगर केविन 10 ही मार्क्स लाया होता, और अगर वीर 4 नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा लेकर के आ गया होता, यानी कि 30 नंबर लेकर के आया होता, तो टोटल मार्क्स हो जाते 50। तो हम लोगों ने वेरीफाई करके देख लिया कि हमारा जो स्कोर है, हम लोगों ने जो मार्क्स निकाला है केविन और वीर के लिए, ये हमारा सही मार्क्स। तो ये 26 का ए क्वेश्चन था। अब हम लोग 26 के बी क्वेश्चन को देखते हैं। Now 26b. Solve the linear equations 3x plus y is equal to 14 and y is equal to 2 graphically. तो मुझे लगता है कि इक्वल वेटेज रहा होगा स्टूडेंट्स का 26a ऑप्ट करने वाले और 26b ऑप्ट करने वाले में, क्योंकि 26a भी इजी था, आप लोगों ने देखा, और 26b भी मुझे देख करके लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हम लोग आपको पता है कि इसको बनाने का तरीका क्या है। पहले हम लोग किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 14 - 3x, इस तरीके से किसी एक के फंक्शन में दूसरे को दिखाते हैं। ये जैसे x का फंक्शन हो गया y। अब यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यूज में हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग उसे एक टेबल बना लेते हैं। सपोज हम लोग 3 वैल्यूज पे काम करते हैं। तो x एंड y, x की अलग अलग वैल्यू पे हम लोग y की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ x इज -1, तो x अगर -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3। x अगर हम लोग -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3। 14 - 3 इज 11। सॉरी, ये +3 हो जाएगा ना। 14 + 3 इज 17, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 17। और अगर हम लोग x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा 14। और अगर हम लोग x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 लेते हैं, x इज इक्वल टू अगर हम लोग 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। और एक वैल्यू हमें दिया गया है, और एक वैल्यू है, सॉरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2, और एक है y इज इक्वल टू 2। तो एक ये, इन दोनों पे हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू है -1 से 2 रेंज है। y की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में 17 तक है, नेगेटिव में वैल्यू नहीं है। तो चलिए, तो हम लोगों को x में तो टेंशन नहीं है, y में टेंशन है। 1 2 3। सो दिस इज आवर xy एक्सेस। अब हमें ग्राफ बनानी है x-1 y17। सो x-1 y17 पे हमारा ग्राफ यहाँ पे बनता है। Now x0 y14, x0 y14 is 13 14, this one, and x is 2 y is 8. So x is 2 here and y is 8 here, this one. So the intersection is this one. So now we have to plot a straight line. तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक
रूलर ले लें। ओके, नाउ y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि x की वैल्यू कुछ भी रहे, y की वैल्यू 2 ही होगी, यानी कि ये कांस्टेंट है, x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगी y पे परपेंडिकुलर। तो y2 यहाँ पे है, y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से। और ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है? तो ये वैल्यू आ रही है 2, 3 and this one must be 4. Yes, this one is 4. तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2, 8, this one is 4, 2, this one is 0, 14, and this one is minus 1, 17. And this one is the equation 3x plus y is equal to 14. And this one is y is equal to 2. So the solution is the intersection of these two lines, and this is 4, 2. So we'll be writing the two lines as a solution has a unique solution for 2 at the intersection. ओके, आपके पास में जो ग्राफ होगा आप उस ग्राफ के स्केल यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये सेट 1 में जो क्वेश्चन 29 नंबर में है, यही क्वेश्चन सेट 2 में 27 और सेट 3 में 26 नंबर पे था। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। 29 का ए, टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम हीट a shed of iron rods covered with green cloth is made. The lower part of the shed is a cuboid mounted by semi-cylinder as shown in the figure. Find the area of the cloth required to make this shed if dimensions of the cuboid are 14, 25, 16 meter. Okay. तो क्लॉथ का एरिया निकालना है। क्लॉथ का एरिया मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि ये जो फिगर हमें दिख रहा है, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया माइनस बेस का एरिया होना चाहिए। हम लोग उसे ऐसे निकाल सकते हैं कि जो क्यूबॉइड है उस क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें, और जो सेमी सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। हम्म, तो हम लोग इसे पूरी तरीके से कवर कर लेंगे बेस को छोड़ करके। ठीक है, तो हमारा यही प्लानिंग है। तो उसके लिए हमें जरूरत होगी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेटरल सरफेस एरिया क्या होगी? तो क्यूबॉइड की लेटरल सरफेस एरिया होगी ये जो सामने का हिस्सा दिख रहा है इसका एरिया प्लस इसके ठीक पीछे का सरफेस का एरिया। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस में ये नीचे वाला को अगर हम लोग ब्रेड्थ ले लें, इसे अगर हम लोग लेंथ ले लेते हैं 25 को,
वैसे यहाँ पे एल बी एच के फॉर्मेट में एल 14 होना चाहिए, बट हम लोग एल में 25 को कंसिडर कर लेते हैं, सो दैट कि ये भी हमारा एल में काउंट हो जाएगा सिलेंडर के लिए। तो हम इसे ब्रेड मानते हैं। तो बी इंटू एच, एंड इसके ठीक पीछे के लिए उसी को ट्वाइस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2b इंटू एच प्लस ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया के लिए हम लोगों ने इसे एल कंसिडर किया है, और ये एच। तो और इसके ठीक ऑपोजिट साइड में भी सेम सरफेस है, तो इसके लिए भी 2 हो जाएगा, 2l इंटू एच। तो यहाँ से हम लोग देखें कि 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो l प्लस बी, और उसी तरीके से हम लोग h को भी कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू l प्लस b इंटू एच, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे ऊपर में ये जो एक सेमी सर्कुलर फिगर है, जिससे इस कीबोर्ड के ऊपर में एक डोम स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया है, इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी हमें। सॉरी, इसकी टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसकी टोटल सरफेस एरिया में इसका नीचे का भी सरफेस आएगा, उसको हम लोगों को नहीं लेना है। तो अगर ये एक सेमी सिलिंड्रिकल पार्ट है, तो कंप्लीट सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का अगर हाफ कर दें हम लोग, तो जो एरिया एक डोम के स्ट्रक्चर का क्रिएट हो रहा है उसी की एरिया आ जाएगी। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसी का हाफ हो जाएगा इस डोम का एरिया। तो एरिया ऑफ डोम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। एच के जगह में हम लोग यहाँ पे एल को कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला जो डिस्टेंस 25 है, यही एच के जगह पे है, जिसे हम लोगों ने एल कंसिडर किया है। तो 2 पाई आर एल प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया। तो टॉप एंड बॉटम सिलेंडर सर्कुलर होता है, तो पाई r² क्योंकि दो है तो 2 पाई r², और इसका हम लोग हाफ कर लेंगे, तो हमें हाफ इसका एरिया, इस डोम के शेप में जो है उसका एरिया मिल जाएगा। अगर हम लोग 2 को कॉमन निकाल लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आर पाई और आर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्लॉथ क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, इन दोनों को सम कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू 2 इंटू l प्लस b इंटू एच प्लस पाई r इंटू l प्लस r। 2l है 25 प्लस b है 14 इंटू एच है 16 प्लस पाई 22/7। व्हाट इज r? r इज हाफ ऑफ b, b इज 14, 14 का हाफ हो जाएगा r, यानी कि 7। l इज 25 प्लस 7। ये तो पहले 7 से 7 हम लोग कैंसिल कर दें, बचा कितना, 2 इंटू 39 इंटू 16 प्लस 22 इंटू 32। तो यहाँ पे देखिए ये 16 इंटू 2 32, और यहाँ पर भी 32 है, तो हम लोग 32 को कॉमन ले लेते हैं। 32 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 प्लस 22, ये हो जाएगा 32 इंटू 61 इज इक्वल टू
16 से पहले मल्टीप्लाई कर ले, 16 वन 976 इंटू टू कर दें, तो ये हो जाएगा 2 1952। यूनिट है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्लॉथ। अगर आपने बी ऑप्शन को अटेम्प्ट करा है, तो बी ऑप्शन में क्वेश्चन क्या कहता है? The internal and external radii of a hollow hemisphere are 5 root 2 centimeter and 10 centimeter respectively. A cone of height 5 root 7 and radius 5 root 2 centimeter is surmounted on the hemisphere. As shown in the figure, find the total surface area of the object in terms of pi. पाई के रिस्पेक्ट में हम लोगों को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट किस शेप का है? हम लोग एक बार इसको बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो हमारे क्वेश्चन का जो फिगर है वो एक लमसम में कुछ ऐसा ही है। इससे ज्यादा प्रिसीजन पे भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे और सॉल्यूशन पे जाते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि जो इंटरनल रेडियस है वो 5 रूट 2 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इंटरनल रेडियस यानी कि ये वाला, इसे हम लोग आर कंसिडर कर लेते हैं, और एक्सटर्नल रेडियस यानी कि ये वाला, इसे हम लोग कैपिटल आर कंसिडर कर लेते हैं। ये इसकी वैल्यू दी गई है, तो स्मॉल आर की वैल्यू है 5 रूट 2 सेंटीमीटर, कैपिटल आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और कोन ऑफ हाइट 5 रूट 7, तो कोन की हाइट दी गई है ये, इसे हम लोग एच कंसिडर कर लें, तो एच इज इक्वल टू है 5 रूट 7 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 5.2, 5 रूट 2। ओके, तो ये आर है। सरमाउंटेड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये जो हमारा सेमी हेमीस्फेयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस ये जो कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और उसके बाद में ये वाला जो शेडेड रिंग का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। तो इन तीनों का एरिया हम लोग को निकालना है और उसे ऐड कर देना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा? हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई, कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे क्योंकि बाहर से निकाल रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पाई, इसके लिए स्मॉल आर लेंगे क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर है, आर एल। एल क्या है? एल ये है स्लैंट हाइट, जिसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्लस एरिया ऑफ द रिंग। ये जो रिंग है इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम लोग पाई को कॉमन ले सकते हैं, पाई के ही रिस्पेक्ट में आंसर भी निकालना है, तो पाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100,
प्लस r into l. R is 5 √2, 5 √2 into l. L की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पे, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू है 5 √7, तो ये हो जाएगा 25 into 7, 25 into 7 प्लस आर स्क्वायर इज 25 into 2, 25 into 2। 25 को कॉमन ले लेते हैं, 5 बाहर, 7 + 2 9, 3 बाहर, तो ये हो गया 15 एल की वैल्यू। तो 5 √2 into 15 प्लस आर स्क्वायर यानी कि 100 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 into 2 यानी कि 50। तो ये वैल्यू हो गया पाई 2 into 100, 200 और 100 - 50, यहाँ पे हो गया 50। तो 200 + 50, 250, 250 प्लस 75 √2 इज इक्वल टू पाई। हम लोग क्या करें, 25 को कॉमन निकाल लें, 25 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3 √2। √2 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 1.4, तो 3 into 1.4 हो जाएगा 4.2। तो इसे 4.2 से मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, तो हम लोग इज इक्वल टू पाई, ये 25 हम लोगों ने कॉमन निकाला है, पाई इंटू 25 इंटू 14.2, तो ये हो जाएगा 50, 05, 105, 10, 35, 355 पाई। Unit is centimeter. So this is centimeter square. This is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमन है वो है सेट 1 का, ये 30 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, और यही क्वेश्चन सेट 2 में 29 और सेट 3 में 27 नंबर पे है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। A bag contains 30 balls, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस is equal to 30, out of which m number of balls are blue in color. तो number of blue colored ball is equal to m. So what is the probability of blue color? So probability of blue color is m/30. क्वेश्चन कहता है find the probability that a ball drawn at random from the bag is not blue. So not blue, p prime blue is equal to 1 minus m/30. This is the answer. आप इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 30 - m/30, दोनों में से जैसे भी आप लिखे सही है। If 6 more blue balls are added in the bag, then the probability of drawing a blue ball will be 5/4 times the probability of drawing a blue ball in the first case. Find the value of m. Okay. तो सेकंड केस में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? सेकंड केस में दिया गया है कि यदि हम लोग 6 और ब्लू बॉल उसमें डाल देते, तब हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाता? 36। और नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना हो जाता? m+6। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल is equal to 5/4 times the probability of drawing a blue ball in the first case. तो फर्स्ट केस में probability of getting a blue ball क्या था? m/30।
m बाई 30। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? अभी जो प्रोबेबिलिटी है, तो अभी क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल? दिस इज m+6/36। तो ये दोनों वैल्यू बोल रहा है आपस में बराबर है। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लें। तो ये कहता है m+6/36 इज इक्वल टू 5/4 इंटू m/30। 30। तो 6, 6, 6, 5, 2, 3, 2, 2, 5, 5। तो हमारा वैल्यू है m+6/3 इज इक्वल टू m/2, और 2m+12 इज इक्वल टू 3m, और 12 इज इक्वल टू m। 2m को उधर ले जाएंगे, 3m - 2m इज m, सो m इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। दैट्स इट। तो हम लोगों ने आज सेक्शन सी के 3 कॉमन क्वेश्चंस को करा, जो सेट वन, सेट टू और सेट थ्री में कॉमन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के कॉमन क्वेश्चंस को देखेंगे, और उसके बाद सेक्शन ए के कॉमन क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो भी बाकी के बचे हुए पेपर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जाएं और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। थैंक यू।